और हमारी खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि राज्यों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर जो है वो आप तक पहुंचाए। और सबसे पहले इस सेगमेंट में हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार से। इस साल बिहार में अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा सभी दलों ने कमर कस ली है और एक दूसरे को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने में जुटे हुए हैं। कोरोना को लेकर भी तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूके। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं तो विपक्ष को एक नया मौका यहां पर मिल गया है। आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव आज साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, साइकिल पर ये आ रहे हैं तेजस्वी यादव, विरोध तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में उनको बड़ा नुकसान हुआ है जब उनकी पार्टी से लोग निकलकर जेडीयू में गए हैं। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है बिहार की राजनीति में? पहला मैं आपको बता दूं, ये जो साइकिल रैली निकाली है, ये जो हर दिन डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा जा रहा है और तेजस्वी यादव को लगता है कि जनता इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि उनको अब दाम बढ़ाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जहां तक आरजेडी के अंदरूनी राजनीति का सवाल है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अपने लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार को घेरने में काफी आक्रामक है। दूसरी बात यह है कि 5 विधान पार्षद तो उनकी पार्टी से गए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकार के विरोध में रहकर शायद अपनी व्यक्तिगत जो उनका बिजनेस है वो नहीं चला सकते थे। लेकिन दूसरा पक्ष यह था कि साथ ही साथ जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और वो भी इस कारण से कि एक बाहुबली रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराया जा रहा था। हालांकि उस इस्तीफे को लालू यादव ने नामंजूर कर दिया, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में खासकर तेजस्वी यादव नेतृत्व को लेकर सब लोग में सहज नहीं है और इन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ काम करना दिक्कत है, तो वो अब जेडीयू या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पाले में जा रहे हैं। अदिति जी, मनीष, अगर बिहार की जनता की मूड की बात करें तो इस वक्त जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं महंगाई जो है वो लोगों की कमर तोड़ रही है। ऐसे में जनता में भी क्या सरकार के प्रति नाराजगी है? देखिए, जनता में कोरोना के समय जो नीतीश कुमार का खुद का अपना व्यक्तिगत परफॉर्मेंस रहा था, जिस प्रकार से उनको आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा, एक तरह से फ्रंट से लीड किया, तो वैसा नीतीश कुमार ने अपनी छवि जो है खोई है। क्योंकि नीतीश कुमार आज 100 दिन हो गए, 100 दिन में उन्होंने एक बार भी मीडिया से बातचीत नहीं की। बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए, कुछ कदम उनके सही थे, कुछ कदम जैसे उन्होंने बिहार आने वाली ट्रेनों का भाड़ा देने से मना कर दिया, वैसे कदमों के कारण काफी ज्यादा उनको आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है तो बिहार में जनता को जितना भी कष्ट हो, राजनीतिक सच्चाई यही है कि आखिरकार जब वोट डालने की बात होती है तो वो सारा कुछ जातीय समीकरण पे होता है, सामाजिक समीकरण पे होता है। और सामाजिक समीकरणों की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पलड़ा आज के दिन में भारी लगता है। जी मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तस्वीर जो है राजनीति की बिहार की है, मनीष कुमार ने यहाँ उकेरने की कोशिश की है कि भले ही नीतीश कुमार की छवि का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर जरूर तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी को बहुत लंबा सफर तय करना है नीतीश कुमार को हराने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मधुबनी का दौरा कर बाढ़ से बचने की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोसी, गंडक, कमला और अन्य जो नदियां हैं उनमें सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा जो पिछली बार जहां कटाव हुआ था उन जगहों पर बाढ़ सुरक्षा के कार्य पर ध्यान खासतौर से दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जो संचार व्यवस्था है उसे भी मजबूती से बरकरार रखा जाए। और असम की बाढ़ करते हैं, जहां पर बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में शिव सागर में एक व्यक्ति की मौत तक हो चुकी है और इस तरह राज्यों में बाढ़ से मरने वालों की जो तादाद है वो 14 तक पहुंच गई है। यहाँ पर असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अपर असम जो है उसके 5 जिलों में करीब 100 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए हैं। इसने 37,000 से ज्यादा लोगों के जनजीवन पर असर डाला है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इसने यहाँ 5,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन की जो फसल है उसको तबाह कर दिया है।
लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर अब आ सकती है, ये आशंका भी जताई जाने लगी है। असम की ही बात करते हैं। तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद दुमदुमा बागजान रोड पर एक पुल बना हुआ था जो पूरी तरह से गिर गया है। इलाके के पुलिस अधिकारी का यहां पर कहना है कि फिलहाल इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इसका असर बागजान के तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के ऑपरेशन पर जरूर पड़ने जा रहा है। ये वो पुल है जो आप देख रहे हैं जो टूट चुका है। अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। सरयू नदी बढ़ने के कारण ये जलस्तर श्रद्धालु जो हैं वो अब स्नान नहीं कर सकते हैं। खतरे का निशान जो है वहां तक पहुंच चुका है ये पानी, जबकि सरयू का जो पानी है खतरे का निशान 52.73 मीटर तक है, जबकि सरयू का पानी अभी 52.13 मीटर तक स्थिर है, जो कि अभी तक सिर्फ 60 सेंटीमीटर जो है वो लाल निशान से दूर है। और यही वजह है कि फिलहाल ये हिदायत भी दी जा रही है कि यहाँ पर स्नान न किया जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार देश भर में नाराजगी है और भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब इसको लेकर उनकी और पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 341, 188 और 270 के तहत मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर अपना विरोध जताते हुए रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक ये साइकिल मार्च निकाला था। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पंजाब और हरियाणा में लोग प्राइवेट स्कूलों की फीस न भर पाने की वजह से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने पर मजबूर हैं। वो मार्च का महीना था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई। स्कूलों का सत्र खत्म हो रहा था और बच्चे नई क्लास में जाने का इंतजार कर रहे थे। ये लक्ष्यप्रीत सिंह हैं, मोगा में रहते हैं। एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं। उनके पिता एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से घर के हालात बदले तो उन्होंने सरकारी स्कूल में जाने का फैसला किया है। मैं 10वीं क्लास अभी कंप्लीट किया हूँ प्राइवेट स्कूल में, और अभी लॉकडाउन के चलते हुए मैंने अपने घर के और आर्थिक स्थिति और देखकर मैंने निर्णय किया है कि मैं अपनी आगे वाली पढ़ाई सरकारी स्कूल में करूँगा, क्योंकि वहाँ पे फीस कम है और वहाँ सभी किताबें और कापियाँ सभी फ्री हैं और कभी कभी खाना भी फ्री मिल जाता है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2019-20 के सेशन में तकरीबन 23,52,000 छात्र थे। नए सत्र में ये बढ़कर 25,62,000 हो गए हैं। प्राइमरी क्लास के लिए दाखिले 2,25,000 से बढ़कर 2,95,000 हो गए हैं। इसी तरह कक्षा 9 और 10 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले 3.91 लाख से बढ़कर 4.13 लाख हो गए हैं। 11वीं और 12वीं क्लास के लिए दाखिले 3,12,000 से बढ़कर 3,69,000 तक पहुंच गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी सहूलियतों की वजह से दाखिले बढ़ रहे हैं। वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की पॉलिसी आई। टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी पंजाब पिछले 1 साल पहले लेकर आया, जिसको पूरे पंजाब के अंदर हमने लागू किया। टीचर्स के मेरिट के आधार पर उनकी बदली करने का काम किया और उसके अंदर सबसे बड़ा पैरामीटर ये रखा कि जिस सरकारी टीचर के द्वारा जिस बच्चे को पढ़ाया जाता है उस बच्चे का क्या नतीजा आता है, उसके आधार पर हमने उसकी ट्रांसफ़र को कनेक्ट किया है। दूसरी बड़ी बात, हमने जो स्मार्ट स्कूल पॉलिसी हम लेकर आए, जिसके अंदर पंजाब सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग 5500 स्कूल हमने पहले 2 साल के अंदर हमने स्मार्ट स्कूल के हिसाब से तब्दील किए। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां कई छात्रों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ना ही बेहतर समझा है। सरकार ने भी प्राइवेट स्कूल के छात्रों को बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ही सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति दे दी है। हरियाणा के तकरीबन 52 लाख छात्रों में से आधे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और राज्य के 24,000 स्कूलों में से तकरीबन 14,500 सरकारी स्कूल हैं।
लेकिन जो हो रहा है उससे प्राइवेट स्कूलों की परेशानी बढ़ रही है। उनका कहना है कि बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिले का जो आदेश है वो सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। सरकार सरकारी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के तर्कहीन असंवैधानिक नियमों को ला रही है। जो पेरेंट्स हैं जिनके पास हमारी 3 मंथ्स की फीस रह चुकी है, 3 मंथ्स हमारे टीचर्स ने स्कूल मैनेजमेंट ने दिन रात एक करके उनके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है, और आप सरकार कह रही है कि उनको स्कूल से हटने के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार के इस आदेशों से कहीं ना कहीं जो सक्षम पेरेंट्स हैं, जो पे कर सकता है, ये उनको हौसला अफजाई करने जैसी बात है कि वो स्कूलों के पैसे या जो फीस रहती है वो ना दें। पंजाब और हरियाणा के जब स्कूल जाने वाले छात्र अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी उम्मीद ये भी है कि सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो स्तर है वो उसे बेहतर करे। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मांग ये है कि सरकार उनके ऊपर ऐसे भी अंकुश न लगाए कि उनके स्कूल बंद हो जाएं या वहां पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो जाएं। कैथल से सुनील के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं टिड्डियों के आतंक की, जिसने दशकों के बाद भारत के कई राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। राजस्थान में जयपुर जिले की फागी पंचायत है, वहां पर टिड्डियों के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने केमिकल स्प्रे करना शुरू कर दिया है। ये टिड्डियों की समस्या लगातार यहां पर बनी हुई है। सरकार कई तरीके जो है वो आजमा रही है, लेकिन करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है। महीने भर पहले ये टिड्डी दल राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में दाखिल हुए थे और फसलों को तबाह कर चुके हैं। महीने भर बाद भी ये फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर के इलाकों में किसानों में अपना डर फैला रहे हैं और इसके लिए केमिकल छिड़काव अब किया जा रहा है। राजस्थान में 28 साल बाद टिड्डियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गुजरात की बात करते हैं। अहमदाबाद में साड़न के गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि ये आग यूनिचार्म नाम की जो कंपनी है उसमें लगी, लेकिन ये जो कंपनी है वो डायपर बनाने का काम करती है। आग बुझाने के लिए 27 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी रही। हालांकि किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस आग को बुझाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी है। आग के दौरान जीआईडीसी के ऊपर धुएं का बड़ा गुबार भी देखने को मिला। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, फिलहाल ये माना जा रहा है, लेकिन जांच इस पर की जा रही है। और अब बात कश्मीर की, जिसे जन्नत कहा जाता है। इस जन्नत में मौजूद डल झील की सफाई करने में 7 साल की छोटी बच्ची 2 साल से लगी हुई है। इस बच्ची का नाम भी जन्नत ही है। जन्नत की मेहनत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे हैं और अब इस बच्ची की ये कहानी हैदराबाद में मौजूद एक स्कूल की किताब में छपी है। ये है 7 साल की जन्नत, जो करीब 2 साल से अपने पिता के साथ हर रोज डल झील की सफाई करने में जुटी रहती हैं। स्कूल से वापस आते ही उनका काम होता है डल झील की सफाई करना। अब हैदराबाद के एक स्कूल की किताब में छोटी जन्नत की कहानी छपी है कि किस तरह वो डल झील की सफाई करती हैं। जन्नत इस बात से खुश हैं और अपने पिता को इसका क्रेडिट देती हैं। मुझे इतना सब कुछ तो आता है, ये जो मैं इतना सब कुछ आज कर पा रही हूँ, जो मुझे अवार्ड सब कुछ मिलता है, वो मुझे ये भी बाबा की वजह से मिल रहा है। हमारे घर पे चाय। इससे पहले छोटी जन्नत की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। अब हैदराबाद के स्कूल की किताब में जन्नत की कहानी सिलेबस में लगी है। जन्नत के पिता भी अपनी बच्ची की कहानी स्कूल के सिलेबस में छपने से बेहद खुश हैं। परसों मुझे फ़ोन आया था हैदराबाद से, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपकी बेटी का नाम स्कूल की पुस्तक में आ गया, जैसे वो बुक में आ गया है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने उसको बता दिया तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो। छोटी सी जन्नत के इतने बड़े काम की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है और ट्विटर पर भी जन्नत को खूब सराहना मिल रही है।